हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक सेकंड जो है हमारी कृतिका, उसका चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें की व्याख्या का देखने जा रहे हैं। इस अध्याय की जो लेखक हैं वो हैं मृदुला गर्ग जी। इस अध्याय में बेसिकली जो मृदुला गर्ग जी हैं, उन्होंने जो उनके साथ की जो और महिलाएं, जैसे उनकी नानी, मम्मी और उनकी बहनें, उनके बारे में बताया है कि उस समय क्या सिचुएशन थी उनकी। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस अध्याय में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेखिका बताती हैं, ये जो लेखिका द्वारा लिखा गया है यह एक संस्मरण गद्य है। संस्मरण होता है जब हम कोई किसी चीज़ को याद करके और उसको लिखते हैं याद में संस्मरण करके। तो ये जो अध्याय है वो एक संस्मरण है और इसको लेखिका ने जो उनके परिवार की जितने भी औरतें हैं, जैसे कि उनकी नानी, उनकी माँ और उनकी जो 4 बहनें थी, उनके बारे में और उनकी जो तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, मतलब जो जितनी भी तरह की घरेलू या आर्थिक हो या सामाजिक या शैक्षिक जो भी स्थिति थी उस समय, तत्कालीन मतलब उस समय, उसके बारे में बताया है इस अध्याय में। लेखिका सबसे पहले अपनी नानी के बारे में बताती हैं और वो कहती हैं कि जो उनकी नानी है वो उनको नहीं देख पाई थी। मतलब जो लेखिका की जो नानी है वो उनको नहीं देख पाई थी, क्योंकि लेखिका की नानी की मृत्यु जब लेखिका की माँ की शादी हुई थी उससे पहले ही हो गई थी। मीन्स जो लेखिका की माँ है उनकी मृत्यु से पहले ही लेखिका के माँ की डेथ हो गई थी। मीन्स लेखिका की नानी की डेथ हो गई थी लेखिका के माँ के शादी से पहले ही। तो इस वजह से जो लेखिका है वो अपनी नानी को नहीं देख पाई थी। और उनकी जो नानी है वो उनकी परंपराओं को मानने वाली थी और अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली थी। हालांकि उन्होंने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, पर उनके बारे में वह ये बताती हैं कि जो उनकी नानी थी वो परंपराओं को मानने वाली थी और वो अनपढ़ ही भले थी और वो पर्दा करने वाली थी। मीन्स घूंघट में रहने वाली महिला थी। फिर आगे बताती हैं कि जब उनकी शादी होती है तो उनके शादी के बाद जो उनके पति होते हैं वो उन्हें घर पर छोड़ देते हैं और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए विलायत चले जाते हैं। और जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो जो उनके आचार विचार थे उसमें अंग्रेजियत साफ झलक रही थी। तो जो लेखिका की नानी थी उनकी जब शादी हुई थी तो जो उनके हस्बैंड थे वो उन्हें छोड़कर और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे विद्यालय विलायत। और फिर उस वजह से और फिर जब वो उधर से पढ़ के आते हैं तो उनके अंदर अंग्रेजियत साफ झलकने लगती है। मीन्स वो वकालत पढ़ के आते हैं तो उनके वकालत झलकने लगती है। पर जो नानी होती है वो इन सारी बातों से दूर रहती है और अपने तरीके से जीवन जीती है। तो जो लेखिका की नानी है उनको ना इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पति में अंग्रेजियत आ गई है, वकालत का झलकने लग गई है, पर वो अपने ही तरीके से अपने जीवन को जीती हैं। और उन्होंने कभी भी अपने पति के सामने ना अपनी इच्छा का इजहार नहीं किया कि वो क्या चाहती हैं। उन्होंने कभी इजहार नहीं किया और वो अपने तरीके से जीवन जीते गई। और फिर आगे जब उनकी मृत्यु को निकट जानकर, मीन्स जब वो लेखिका की नानी सोचती हैं कि उनकी मृत्यु आने वाली है, तो वो अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी का मित्र होते हैं एक प्यारेलाल शर्मा, उनको बुलाते हैं। तो उनके पति के जो फ्रेंड होते हैं प्यारेलाल शर्मा, उनको बुलाती हैं और कहती है कि जो उनकी बेटी है उनकी शादी ना किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ही करा दी जाए। मीन्स लेखिका की जो नानी है वो कहती है कि जो उनकी बेटी यानी लेखिका की जो माँ है उनकी शादी किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से करा दिया जाए जिसके परिवार ऐसे बेटी के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आए जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ही करा दिया जाए उनकी बेटी की शादी, वो ऐसा बोलती हैं। और फिर उनकी इच्छा अनुसार ना लेखिका की जो माँ होती हैं वो विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया जाता है। फिर लेखिका की नानी के इच्छा अनुसार जो लेखिका की माँ होती है उनका विवाह एक आज़ादी का एक आंदोलन में एक हिस्सा लेने वाला होनहार लड़का था, उसी से शादी करा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें ना बिल्कुल ही सादा जीवन जीना पड़ा था। और वो रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती थी। और वैसे भी लेखिका की जो माँ थी वो कमज़ोर शरीर से थी। जो लेखिका की माँ थी उनको खादी की साड़ियाँ भी नहीं पहनने आती, तो इसलिए वो जागकर ना रात में अभ्यास करती थी कि कैसे पहनी जाती है। और क्योंकि उनका शादी लेखिका की माँ का स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हुआ था, इस वजह से उनको बहुत ही सादा जीवन जीना पड़ा। ठीक है। और क्योंकि जो लेखिका की माँ थी ना
उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर था और वो बहुत ही कमज़ोर शरीर की थी। और वो ना घर में किताबें पढ़ती थी, साहित्य चर्चा करती थी और संगीत भी सुनती थी, जो लेखिका की माँ थी। और फिर एक तो जो लेखिका की माँ थी ना, वो झूठ भी नहीं बोलती थी और दूसरों लोगों की गोपनीय जो बातें होती हैं, मीन्स जो बातें करते हैं, वो अपने अंदर ही सीमित रखती थी। छुपाने लायक जो छुपाने योग्य बातें होती हैं, उनको वो अपने अंदर ही सीमित रखती थी और झूठ भी नहीं बोलती थी। इस कारण से ना जो उनका उनका जो है घर और बाहर दोनों ही जगह ना मान सम्मान होता था। अगर किसी की कोई कोई चिट्ठी विट्ठी भी आ गई तो, या किसी ने कुछ बता दिया, तो वो किसी और को नहीं बताती थी, वो अपने अंदर तक ही उन बातों को सीमित रखती थी और वो झूठ का भी नहीं बोलती थी। इस वजह से ना उनका घर में और घर से बाहर भी दोनों जगह सम्मान होता था लेखिका की माँ का। और ऐसे ही जो लेखिका की परदादी थी, वो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। जो लेखिका की परदादी हुई, अभी तो उन्होंने लेखिका ने अपनी नानी और अपनी माँ के बारे में बताया, अब लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताती हैं कि वो ना हमेशा ना लीक होता है ना, जैसे लिमिट होती है, उससे हट के ही काम करती थी। कि लोग कई बार क्या होता है कि लोगों को ना फालतू सामान इकट्ठा करके रखने का वो होता है, शौक़ होता है, एक आदत होती है। पर जो लेखिका की परदादी थी, उनको बिल्कुल भी ये आदत नहीं थी। वो ना उन सामान को इकट्ठा करने के बजाय ना जो दान में दे देती थी, जो फालतू सामान वगैरह होते थे एक्स्ट्रा, वो उनको दान में दे देती थी, इसके बजाय कि वो उसको एकत्र करके रखे। और उन्होंने ना अपनी, और जैसे होता है कि सभी अपने बहू के लिए पुत्र की मांग करते हैं कि मेरे को बेटा हो, मेरी बहू का बेटा हो, तो ऐसा। पर जो उनकी परदादी थी, उन्होंने ना जब उनकी बहू गर्भवती हुई, तो उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से ना लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। क्या? उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। और ये बात ना सभी को बता दी कि उन्होंने मंदिर में जाके लड़की होने की मन्नत मांगी है। और फिर उनकी बार बार की मन्नत से ना, क्योंकि वो बार बार मंदिर जाती थी और वो बार बार मन्नत करती थी कि मुझे बेटी हो, तो इसकी वजह से ना लेखिका बताती हैं कि भगवान अफरा तफरी में ना एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार देते हैं और बेटा केवल एक। उसके बाद क्या होता है कि परदादी केवल कन्याएं मांगती हैं, इस वजह से भगवान अफरा तफरी में आ जाते हैं और 5 कन्याएं उतार देते हैं और बेटा केवल एक, ऐसा बता रही हैं यहाँ लेखिका। और फिर एक बार जब हवेली के जो मर्द थे, जितने भी हवेली में, वो सारे बारात में गए हुए थे और जो औरतें थीं वो रतजग्गा कर रही थी। मीन्स रतजग्गा का मतलब होता है रात भर जागना, रात भर जगे रहना। तो ऐसा गाँव में अधिकतर होता है कि जब अगर बारात में जा रहे हैं आदमी लोग, तो जो औरतें होती हैं वो रतजग्गा करती हैं। तभी उस समय क्या होता है कि जब वो रतजग्गा कर रहे होते सारी महिलाएं, तो ना एक चोर आ जाता है और उसी कमरे में घुस जाता है जिसमें परदादी सो रही होती है, उसी कमरे में वो चोर घुस जाता है। और फिर कुछ आहट होती है, तो जो परदादी है उनकी आँख जो है वो खुल गई, जो चोर है वो तो डर जाता है। फिर जो परदादी है वो ना चोर से पानी मंगवाती हैं, कहती पानी ला के दे दो। और फिर जब पानी लाते समय जब पानी लाके देता है चोर, तो उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उसको पकड़ लिया जाता है पानी लाते समय, और फिर ना उसको सबके सामने ले आती हैं दादी। और फिर जब उन्होंने पानी, जो परदादी थी, उन्होंने खुद भी पानी पिया और आधा पानी चोर को पिला दिया। और उस चोर को ना बेटा मानते हुए उस चोर को बोला कि बेटा चोरी का कार्य छोड़ दो और खेती करो और नेक का काम करो, और नेक की सलाह दी। तो उनकी सलाह मानकर जो चोर था ना, उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। चोर भी इतना अच्छा था कि उसने परदादी की बात मानी और चोरी करना छोड़कर खेती करने लग गया। फिर जब 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को ना टाइफाइड का बुखार हो गया था और डॉक्टर की सलाह के कारण वो बाहर नहीं जा पाई थी। फिर क्योंकि जो लेखिका होती हैं वो डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग 15 अगस्त देखने इंडिया गेट पे नहीं जा पाती हैं, इस वजह से जो फिर उनके पिता होते हैं ना, क्योंकि जो लेखिका है उनको बुक्स पढ़ने की आदत होती है, उनको एक तरह का मानसिक रोग होता है बुक पढ़ने का, ठीक है। तो इस वजह से उनके जो पिता होते हैं उनको ना एक उपन्यास देते हैं पढ़ने के लिए। उस उपन्यास का नाम होता है ब्रदर्स कारामजोब। इस उपन्यास को कई अंशों को लेखिका बहुत बारी पढ़ चुकी थी, कई बार वो कई अंशों को पढ़ चुकी थी। फिर लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में बताती हैं कि उनकी कितनी बहनें थी और कौन क्या करती थी। तो जो उनकी सबसे बड़ी बहन थी ना, उनका नाम था
मंजुल। और फिर जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपना नाम मंजुल भगत रख लिया, मंजुल भगत लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर जो दूसरे नंबर की बहन है, उन्होंने शादी कर लिया और शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद जो दो बहनें थी, रेणु और जो चित्रा, वो लेखन कार्य से बची रही। मीन्स जो मृदुला गर्ग थी और जो मंजुल भगत जी थी, वो उन्होंने लिखने का काम किया, पर जो दो और बहनें थी, रेणु और चित्रा, वो लेखन कार्य नहीं करती थी, वो उस कार्य से बची रहीं। और फिर जो सबसे छोटी बहन है ना, अचला, वो अंग्रेजी में लिखने लगी थी, क्योंकि जो अचला को ना अंग्रेजी में लिखना पसंद था। और जो छोटे भाई थे राजीव, उन्होंने हिंदी में लिखने लग गए। और फिर जो उनकी तीसरी बहन थी ना, रेणु, वो बीए नहीं करना चाहती थी, पर जो उनके पिता थे और जो घर वाले थे ना, वो घर वाले ना उनके मन रखने के लिए उसे किसी तरह ना बीए करवा लिया। एक बार की बात है, रेणु ने ना, जब बारिश हो रही थी दिल्ली में, जैसा कि हाल होता है कि बारिश थोड़ी सी होती है सब जगह पानी पानी हो जाता है, तो उनका 2 मील दूर था स्कूल। पर वो इतनी बारिश होने के बावजूद घर वाले सब बोल रहे थे कि मत जाओ, स्कूल बंद होगा। उसके बाद भी जो रेणु उनकी बहन थी, वो स्कूल जाती हैं, वो भी पैदल, वो भी पूरे बारिश में। और फिर वो स्कूल बंद होता है, तो फिर वो वापस घर आ जाती हैं। तो घर वाले बोलते, देखा हमने बोला था ना कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। तो उनको उस बात का कोई मलाल नहीं होता कि वो 2 मील पैदल चल के और वापस भी आई हैं बिना किसी रिक्शे में। इतने पानी भरा हुआ था हर जगह, हालांकि बारिश तो रुक गई थी, फिर भी उनको इस बात का कोई मलाल नहीं था। वो कहते हैं कि जो अनुभव मेरे पास है ना, तो ऐसा क्या, मैंने कोई चीज़ नहीं खोया, कोई चमन नहीं खोया। उनको ना बहुत अच्छा लगा वो। तो वो आप सोच सकते हैं कि इतनी बारिश में सबके कहने के बावजूद जो रेणु थी ना, वो इतनी बारिश में भी स्कूल जाती हैं 2 मील पैदल और वापस भी आ जाती हैं। और फिर जो, क्योंकि वो बीए नहीं करना चाहती थी, पर जो घर वालों का मन रखने के लिए उन्होंने किसी भी तरह से बीए कर लिया। और फिर जो उनकी बहन है ना, रेणु, वो स्वयं को कम और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। जो रेणु थी, वो अपने आप तो बहुत कम पढ़ती थी और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, और उसके अपने अंक कम आते थे, किंतु जो लोग उससे पढ़ते थे ना, उनके अधिक अंक आते थे। और वो जो रेणु थी, वो एक दृढ़ निश्चयी थी। जैसा कि मैंने अभी एक बारिश वाली बात बताई, तो इससे पता चलता है कि वो एक दृढ़ निश्चयी थी। और फिर ना, उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करी, रेणु ने। और जो सबसे छोटी बहन है, अचला, उसने पत्रकारिता में प्रवेश ले लिया और पिताजी की पसंद से ही शादी करी। रेणु ने अपने पसंद से, और जो अचला थी, उन्होंने पिताजी की पसंद से ही शादी करी। और बाद में जो है, वो भी लेखन कार्य में लग गई। जो अचला है, वो तो पत्रकारिता में घुसी, फिर बाद में वो भी लेखन कार्य में लग गई। फिर विवाह के बाद ना, लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा था लेखिका को। और यहाँ पे क्या था कि सिनेमा देखने अगर पति पत्नी भी जा रहे हैं ना, तो वो भी अलग अलग बैठेंगे। और फिर उन्होंने वहाँ के मर्दों और औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। फिर जो लेखिका थी, उन्होंने मर्दों को और औरतों को, जो वहाँ के पिछड़े इलाके थे, उनको नाटक करने के लिए तैयार करवा लिया। और फिर नाटक के लिए उन्होंने राहत कोष के लिए धन भी एकत्र कर लिया। और फिर इसके बाद जो लेखिका है ना, वो कर्नाटक के बागलकोट में रहती हैं इसके बाद लेखिका। और वहाँ उन्होंने ना कैथोलिक विश्व से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। तो लेखिका होती है कि वो कर्नाटका में जाती हैं, फिर वहाँ पे ना वो एक कैथोलिक विश्व के स्कूल खोलने की मांग करती हैं, पर लेकिन जो उनकी ये बात थी ना, उसको सभी अनसुना कर देते हैं। और फिर बाद में उन्होंने ना बहुत सारे लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी जैसे सिखाने वाले कई भाषाओं के स्कूलों को खोला, और जो स्कूल को ना कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवा दी लेखिका ने। फिर लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाना का मज़ा ही कुछ और है। फिर क्योंकि उनकी जो शुरू में कैथोलिक स्कूल खुलवाने की बात थी, उनको अनदेखा कर दिया। फिर बाद में लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी में, कन्नड़, हिंदी सब करवाना शुरू कर दिया। फिर वो लास्ट में कहती हैं कि इतने बड़े शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का जो मज़ा होता है ना, वो कुछ और ही होता है।
तो इसी के साथ ना हमारा अध्याय ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये इस अध्याय में कुछ समझ में ना आया हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।